क्वेश्चन इस पर ध्यान देते हैं। फाइंड द एरिया ऑफ द सेक्टर कवर्ड बाय आर्क ऑफ लेंथ 6 सेंटीमीटर एंड रेडियस इज 12 सेंटीमीटर। एक सर्कल है, उस सर्कल का एक आर्क दिया हुआ है और क्वेश्चन हम लोगों से ये कह रहा है कि उस आर्क के बीच जितना सर्कुलर पार्ट कवर होता है उसका एरिया क्या होगा। इसका मतलब अभी तो हमको ये मालूम ही नहीं है ना कि किसी सेक्टर का एरिया फार्मूला क्या होता है। तो पहले हम लोग ये देखते हैं कि वो फार्मूला क्या होना चाहिए, उसको ध्यान दें। देखो यार, बहुत सारी चीजों में नहीं, जल्दी से इसको सीखते हैं कि जैसे ये मेरे पास एक पूरा सर्कल है और अब अगर हम उस सर्कल का एक पार्ट ले लें तो हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि इसका मतलब ये 360 डिग्री है और ये 90 डिग्री है। इसका मतलब अगर इनके रेशियो लिया जाए तो 4 हो जाएगा और इसी तरह से ये पाई आर स्क्वायर है और ये उसका चौथा पार्ट है यानी पाई आर स्क्वायर बाई 4, ये 4 हो जाएगा। डायरेक्टली हम लोगों ने 8th क्लास में इसको पढ़ा होगा कि किसी भी सर्कल के अगर दो हिस्से किए जाएं, सर्कल के दो अलग अलग पार्ट लिए जाएं, तब ऐसी स्थिति में उसी सर्कल में उनके हर पार्ट के एरिया का रेशियो उनके करस्पॉन्डिंग एंगल के हमेशा रेशियो के इक्वल होता है। ये हम लोगों ने पहले पढ़ा और अगर आप ना मानिए तो आज देख लीजिए। इसका इसको एक मिनट इधर देख लेते हैं। कंप्लीट एंगल इट इज पाई आर स्क्वायर और क्वाड्रेंट इट इज पाई आर स्क्वायर बाई 4। आफ्टर कैलकुलेशन ये 4 आएगा। इसी तरह से कंप्लीट एंगल ये 360 डिग्री या 2 पाई और केवल क्वाड्रेंट पाई बाई 2 आएगा। इसका मतलब हम लोग ये जो फार्मूला देखते हैं ये एग्जैक्टली सही है और ये हम लोगों ने छोटी क्लास में पढ़ा हुआ है। फार्मूला ये है कि किसी भी एक सर्कल में अगर उसके दो अलग अलग सेक्टर लिए जाए तो उन सेक्टर्स का जो रेशियो होता है वो हमेशा उनके करस्पॉन्डिंग एंगल के रेशियो के इक्वल होता है और यहीं से हम एक फार्मूला बनाते हैं। इसका माने अगर हम अब इसको बिगाड़ देते हैं और यहां से इसको समझते हैं कि अगर हम एक पार्ट ले लेते हैं ओ ए बी, जहां ओ ए बी में बनने वाला एंगल थीटा, हम कंपेयर करते हैं, या प्लीज ध्यान दीजिएगा, कंपेयर कर रहे हैं सेक्टर ओ ए बी को कंप्लीट एंगल से, कंप्लीट सर्कल से। इसका मानी सेक्टर ओ ए बी के एरिया को हम ए से डिनोट कर रहे हैं और कंप्लीट सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर हो जाता है। तो उसका करस्पॉन्डिंग एंगल थीटा जबकि इसका करस्पॉन्डिंग एंगल 2 पाई। जब हम यहां से पूरा ये सब काटपीट करते हैं तो हमारे पाई से पाई कैंसिल हो जाता है और एक फॉर्मूला मिल जाता है मेरे को हाफ आर स्क्वायर थीटा। प्लीज ध्यान दीजिए, यानी इस समय ये जो एरिया है ये एरिया इस सेक्टर का है। तो अगर मुझसे कभी भी किसी क्वेश्चन में ये कह दे कि एक सर्कल में एक आर्क के द्वारा जो हिस्सा बनता है, जो थोड़ा सा पार्ट बनता है, उसका पूरा एरिया निकाला जाए तो हमें एक फॉर्मूला याद रखना होगा और वो फॉर्मूला क्या है, हाफ आर स्क्वायर थीटा। दोबारा, जहां आर उस सर्कल की रेडियस है और थीटा उस आर्क का करस्पॉन्डिंग एंगल। अब जो बातें हमें याद रखनी है वो क्या रखनी है कि जो थीटा है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है जो आपको हमेशा याद रखनी है। थीटा हमें हमेशा रेडियन में रखना है क्योंकि जो हम फार्मूला उठाते हैं उसके अकॉर्डिंग, भले वो बात अलग है कि कभी कभी मैच कर जाता है लेकिन उससे मतलब नहीं है। हमें ये रटना है ताकि प्रैक्टिकली हम हमेशा ये बात कर सकें कि थीटा हमें ऑलवेज रेडियन में रखना है। अब दोबारा हम इस क्वेश्चन को एक बार देख लें। वैसे मुझे क्वेश्चन सॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं है, कारण वो मुझसे एरिया ऑफ सेक्टर पूछता है, उसने मुझे रेडियस दे रखी है 12, यानी मैं आर की वैल्यू 12 डाल सकता हूं। आर्क की लेंथ दी है, अगर आर्क की लेंथ दी है तो हम फार्मूला जानते हैं कि थीटा इज इक्वल आर्क अपॉन रेडियस। और इंपॉर्टेंट बात है कि इसमें जो आंसर आएगा वो ऑलरेडी रेडियन में आएगा, तो ये भी कुछ चेंज करने की भी जरूरत नहीं है।
हम आर्क और रेडियन की यहाँ वैल्यू डाल करके, रेडियस की वैल्यू यहाँ डाल करके थीटा निकाल लेंगे और थीटा यहाँ रख करके उसका आंसर बता सकते हैं। पेरीमीटर ऑफ अ सर्टेन सेक्टर ऑफ अ सर्कल इज सेम एज लेंथ ऑफ आर्क ऑफ अ सेमी सर्कल हैविंग सेम रेडियस। आगे कहता है कि एक्सप्रेस एंगल ऑफ सेक्टर इन डिग्री, यानी वो जो सेक्टर है उसका आंसर दिया। देखो क्वेश्चन बहुत टेक्निकल नहीं है, लेकिन इस क्वेश्चन के रेस्पेक्ट में कुछ चीजें सीखनी है, इसलिए उसको करते हैं। वो कहता है कि दो सर्कल है, रेडियस सेम है। अब यहां पर एक इंपॉर्टेंट है कि वो सेमी सर्कल है। इसका माने अगर सेमी सर्कल के आर्क की बात करें तो हाफ सर्कमफेरेंस हो गया। हाफ सर्कमफेरेंस इसका माने 2 पाई आर का आधा पाई आर। और क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली वो दिए किसके इक्वल है, एक उसी रेडियस का कोई आर्क है, यानी अगर रेडियस उसकी भी आर है और ये एंगल थीटा है, तो अकॉर्डिंग उसने क्या कहा कि सर्टेन सेक्टर का जो पेरीमीटर है, तो पेरीमीटर हम जानते हैं वो यहां पर अगर हम इसके दो हिस्से करें तो इससे ये पाई आर आ जाता है और यहां हो जाता है 2r प्लस आर थीटा। अकॉर्डिंग क्वेश्चन उसने मुझसे ये कह रखा है कि ये दोनों इक्वल है। दैट मीन्स पाई आर इज इक्वल 2r प्लस आर थीटा। ध्यान देने वाली बात पर ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन मुझसे कहता है कि थीटा क्या है ये बताया जाए। आर यहां भी, आर यहां भी, आर यहां भी कॉमन और कैंसिल। इसका माने नॉर्मली हमें थीटा बहुत आसानी से दिख गया और ये पाई माइनस 2 होता है। और हम जानते हैं कि यहाँ जो थीटा का आंसर आ रहा होता है वो रेडियन में होता है। कोई दिक्कत नहीं, सब कुछ सही है। पर एक प्रॉब्लम खड़ी हो गई, और वो प्रॉब्लम ये कि वो क्वेश्चन हमसे इस बार वो ये नहीं कह रहा कि आप मुझे आंसर रेडियन में दीजिए, क्योंकि अगर रेडियन में होता तो क्वेश्चन इसी जगह खत्म था। पर अगर वो ये कहता है कि इसको डिग्री में चेंज कीजिए, तो अब ये क्वेश्चन डिग्री में बदला कैसे जाता है, इस पर मेन काम करना है। देखिए, सबसे पहले हम एक बात जानते हैं कि अगर हम पाई को लिखें तो पाई 180 डिग्री भी होता है, और अगर हम पाई को किसी न्यूमेरिक नंबर में देखें तो हम जानते हैं कि ये 22/7 होता है। यानी अभी तक हम जहां भी क्वेश्चन पढ़ रहे थे वहां हमें रेडियन के नाम पर पाई लिखा दिख रहा था, लेकिन अब हम इस बात को अगर इससे कंपेयर कर लें तो इसका मतलब एक न्यूमेरिक वैल्यू को ही हम रेडियन कहते हैं। दैट मीन्स रेडियन के अकॉर्डिंगली हम फिर इस बात पर आते हैं, यहां पर अगर ये 2 लिखा हुआ है तो इसका माने ये न्यूमेरिक नंबर लिखा हुआ है, और अगर ये न्यूमेरिक नंबर लिखा हुआ है तब इसका अर्थ हुआ कि हम पाई का जो मान डालते हैं वो डिग्री नहीं डाल सकते। यहां पर गलतियां होती है, इसलिए प्लीज उसको अच्छे से ध्यान दीजिए। बच्चे यहां पर पाई की वैल्यू 180 डिग्री डाल देते हैं, 2 को एज इट इज लिखा छोड़ देते हैं और वो समझते हैं कि आंसर हो गया। नहीं, अगर हम और ज्यादा इस पे डेप्थ पे जाएंगे तो ये आंसर अभी नहीं हुआ, क्योंकि जब तक वो न्यूमेरिक लिखा हुआ है तब तक वो आंसर नहीं हुआ। ऐसी स्थिति में हम पहला स्टेप, यहाँ प्लीज ध्यान दीजिएगा, मैं बोल रहा हूं पहला स्टेप, पाई की वैल्यू न्यूमेरिक डालते हैं। अगर हमें किसी क्वेश्चन में कोई न्यूमेरिक नंबर दिखाई, कोई संख्या दिखाई देती है और पाई दिखता है तो हम पाई का मान हमेशा न्यूमेरिक डालते हैं 22/7। ठीक, इसको और कैलकुलेट कर लेते हैं तो 22 ये कितना आ जाएगा, 22 - 14 8/7। सही है यार, 8/7। अब यहां फिर ध्यान दीजिएगा, अभी भी यहां पर 8/7 आया है। इसका मतलब अभी ये न्यूमेरिक आया है, जबकि क्वेश्चन डिमांड कर रहा था कि इसको डिग्री में बदला जाए। हम फिर यहां से इसको कंपेयर करते हैं और हम जानते हैं कि 22/7 180 डिग्री के इक्वल है। इसका मतलब 1 न्यूमेरिक वैल्यू 180 इंटू 7/22 डिग्री होगी। यहाँ प्लीज ध्यान दीजिएगा, एक बहुत इंपॉर्टेंट है जिसमें बहुत सारे आगे जाएंगे, आप लोगों ने पढ़ रखा होगा। एक क्वेश्चन कंपटीशन में भी आ चुका है, उसने sin 1 और sin 1 डिग्री में क्वेश्चन डाल दिया था। बच्चों ने उसमें sin 1 देखा और गलतफहमी में 1 डिग्री की तरह सॉल्व कर दिया, जबकि अगर वहां पर 1 लिखा है, sin 2 लिखा है, sin 5 लिखा है, इसका माने वो रेडियन है।
उसको पहले डिग्री में चेंज करना होगा। तो वैसे ही कुछ बात यहाँ पर है कि इसका मतलब 1 न्यूमेरिक वैल्यू जो होता है वो 180 इंटू 7/22 डिग्री के इक्वल होता है। अब यहाँ फिर से ध्यान दें, हमने जरूरत कितने की, 8/7 की। हम दोनों ही ओर 8/7 अगर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो यार 7 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ जो नंबर आता है वो 180 अपॉन इंटू 8/22 हो जाता है। कैलकुलेट करिए इसको जरा सब कुछ, ये कितना आ रहा है, 720। इसका माने यहां से जो थीटा की वैल्यू आती है वो आ जाती है 720/11 डिग्री। हम इसको आंसर कह सकते हैं, लेकिन मैं इसी जगह से अभी क्वेश्चन को दोबारा डिस्कस करूंगा। पहले इसकी समरी एक बार डिस्कस कर दूं जल्दी से। एक क्वेश्चन दिया जिसमें उसने कोई भी एक, जरूरी नहीं कि उसकी रेडियस इक्वल ही हो, तो एक क्वेश्चन लिया था ताकि कम समय में ज्यादा से चीजें समझाई जा सके। एक क्वेश्चन दिया जिसमें एक सेक्टर है उसका पेरीमीटर दे दिया, एक कोई सर्कुलर पार्ट है उसका सरकमफेरेंस दे दिया, या उसका जो लेंथ ऑफ सेक्टर हो सकता है वो दे दी। उनमें कोई रिलेशन दे दिया, जैसे इस क्वेश्चन में दिया है कि दोनों इक्वल है, इक्वल कर दिया। फिर वो मेरे से कहता है कि आप एंगल बताइए। कैलकुलेट किया, थीटा की वैल्यू π-2 आई, लेकिन वो मेरे से कह रहा था डिग्री में बताइए, यानी मैं इसको आंसर नहीं छोड़ सकता हूँ। अब मेरी प्रॉब्लम है कि मुझे ये रेडियन से डिग्री में बदलना है, ये एक न्यूमेरिक वैल्यू है, इसलिए पहले मैं पाई का न्यूमेरिक मान डालता हूँ 22/7, कैलकुलेट करता हूँ तो ये 22 - 14 यानी 8/7 आ जाता है। और जब ये 8/7 रेडियन होता है तो अब यहाँ फिर फंसते हैं। अब 8/7 है, इसका माने डिग्री में बदलना है, तो हम जानते थे कि पाई को 22/7 कह सकते हैं, यानी ये इक्वल इसके आ गया। इससे 1 रेडियन की न्यूमेरिक वैल्यू आ जाती है हमें 180 इंटू 7/22। जरूरत थी 8/7 की, दोनों 8/7 को मल्टीप्लाई कर दिया, काटपीट वगैरह कर लिया और वो रिजल्ट आ गया 720/11 डिग्री। कहने को ये आंसर सही है, लेकिन जब हम और डीप में जाके पढ़ते हैं तब ये आंसर पूरा नहीं माना जाता। इसका माने हम अब बात करते हैं कि इसको क्या और डिवाइड करा जा सकता है। तो जरा इस क्वेश्चन के बाद हम इस पर भी बात करते हैं, ये नोट कर लीजिए। जब एक बात आती है, जैसे अगर किसी क्वेश्चन में हम लोग किसी डिग्री में जब क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं तो जरूरी नहीं है कि वो पूरा एग्जैक्टली इंटीजर ही आए, कभी कभी वो नंबर एक डेसिमल में भी आता है। जैसे मान लीजिए किसी क्वेश्चन में आता है 1.2 डिग्री। जैसे ही कोई क्वेश्चन पॉइंट के आगे आने लगता है तब एक क्वेश्चन फिर से यहाँ जनरेट होता है, और वो क्या है कि क्या हम डिग्री को डेसिमल के बाद के नंबर्स में चेंज कर सकते हैं। अगर चेंज कर सकते हैं तो उन्हें क्या कहना चाहिए, तो प्लीज यहाँ ध्यान दीजिए। और इंपॉर्टेंट लाइन, ऐसा सिर्फ हम लोगों को डिग्री में करना है, यानी अगर किसी क्वेश्चन में मैं और चेंज करने हो तो सबसे पहले वो क्वेश्चन डिग्री में होना चाहिए। डिग्री से छोटी यूनिट मिनट होती है, अभी बात करते हैं उस पर, और मिनट से छोटी यूनिट सेकंड होती है। इसका मतलब क्या हुआ, इस बात को समझते हैं। इसका माने अगर हम किसी एक डिग्री को, जैसे हम ये मानकर चलते हैं कि ये 1 डिग्री का एंगल है और उसके 60 इक्वल पार्ट्स करते हैं। मैं प्लीज फिर एक बार कह रहा हूं, हो सकता है लिखकर यहां ना समझा पाऊं, तो इसलिए ध्यान दीजिएगा। हम अगर उसके 60 इक्वल पार्ट्स करते हैं तब ऐसी स्थिति में उसका जो एक पार्ट होता है वो इक्वल होता है 1 मिनट के। प्लीज ध्यान दीजिएगा, यानी मैंने किसको डिवाइड किया, किसको ब्रेक किया, 1 डिग्री को। 1 डिग्री में कितनी जगह पर उसको डिवाइड किया, 60 इक्वल पार्ट्स में। तब जो एक पार्ट है वो 1 मिनट कहलाता है। इसका माने क्या मैं इस बात को ऐसे भी कह सकता हूं कि पूरे डिग्री को मैं 60 मिनट कहूंगा। अब आ जाती है बात एक सिंबल की, तो हम मिनट के लिए ऊपर डैश का साइन बनाते हैं। इसका माने जहां पर इस तरह का साइन किसी सर्कल के एंगल के क्वेश्चन में हो, ट्रिग्नोमेट्री में हो, तो उसका मतलब वो उसमें मिनट को
इंडिकेट कर रहा है। दैट मीन्स 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट। अब इसी तरह से अगर वो जो 1 मिनट था, अब मैं इसको 1 मिनट मान रहा हूं, फिर उसके 60 पार्ट कर दूं। अगेन मैंने यहां पर इसीलिए अगेन लिख दिया ताकि आप डिफरेंस समझ सकें। फिर 60 इक्वल पार्ट्स कर दिए। तब ऐसी स्थिति में यहां पर ध्यान दीजिए कि मैं इस बार चेंज किसको कर रहा हूं, मिनट को। यहां पर मैंने चेंज किसको किया था, डिग्री को। तब इस स्थिति में उसका जो एक पार्ट होगा, 1 पार्ट ऑफ दी 60 पार्ट्स, यानी ये जो 60 पार्ट हम लोगों ने किए हैं उसका कोई एक पार्ट, अब यहां पर हम लोग उसको 1 सेकंड कहेंगे। इसका मतलब हम यहां पर ये जानते हैं कि ये 1 मिनट का साइन है और इस 1 मिनट के हम लोगों ने 60 पार्ट किए हुए, तब ये 60 सेकंड कहलाया। दोबारा इसका मतलब ये हुआ कि यहां मुझे एक और सिंबल चाहिए, तो मैंने उसके लिए डबल डैश का साइन बना दिया। ध्यान देने वाली बात क्या है, इसका माने डिग्री को हम उससे छोटी यूनिट्स में तोड़ सकते हैं और वो छोटी यूनिट्स होती हैं मिनट और सेकंड। जैसे मान लीजिए कि मैं यहां पर एक एंगल लिखता हूं 40 डिग्री, इसका माने मैं इसको 39 डिग्री प्लस 1 डिग्री भी लिख सकता हूं। अब 1 डिग्री को मैं यहां पर 60 मिनट भी लिख देता हूं। इसका मतलब और आगे इसको तोड़ा जाए तो क्या 60 मिनट को 59 मिनट प्लस 1 मिनट लिख सकता हूं, और 1 मिनट को क्या लिख सकता हूं, 60 सेकेंड। तो दैट मीन्स हम इस तरह से किसी भी क्वेश्चन को ऐसे ब्रेक कर सकते हैं। यानी फाइनली मुझे इसको लिखना चाहिए 40 डिग्री इज इक्वल 39 डिग्री 59 मिनट और 60 सेकेंड। या ध्यान दीजिए इनके बीच में जो एंगल, एक ही अगर एंगल की बात कर रहे हैं तो उनके बीच में प्लस नहीं लिखा जाएगा, उसको सीधे लिख दिया जाएगा। यहां पर एक लाइन और, आप जानते हैं कि 60 से ऊपर होते ही, ये कहना गलत होगा, जैसे यहां पर अगर मैंने 70 सेकंड लिखा होता तो मैं 60 सेकंड रखता, 60 सेकंड उससे निकालता और बगल में डिस्ट्रीब्यूट कर देता। इस तरह से डिग्री को और ब्रेक किया सकता है। क्योंकि ये लेक्चर थोड़ा सा लंबा हो गया और मेरे को लगता है कि 20 मिनट से ऊपर के जो लेक्चर होते हैं उन्हें ट्रांसफर करना उतना सरल नहीं होता, इसलिए इसके दूसरे पार्ट पर हम लोग डिस्कस करेंगे, जब हम लोग डिग्री के क्वेश्चन को मिनट और सेकंड में ब्रेक कैसे करते हैं, साथ ही साथ उनके कैलकुलेशन कैसे होंगे और कैसे हमारे पास क्वेश्चन आते हैं। एक और बात, एक क्वेश्चन जो पहले कंपटीशन में भी आ चुके हैं लेकिन इधर काफी समझ नहीं देखे गए, और वो ये कि घड़ी जो होती है उसमें मिनट और सेकंड के सुइयों के बीच के एंगल कैसे कैलकुलेट किए जाते हैं। यही इसका लास्ट पॉइंट होगा। अगले 15 मिनट के लिए हम लोग एक लेक्चर और बनाएंगे, पार्ट 2 में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।